करने के लिए उपस्थित हैं। सामान्यतः मैं बात करता हूं कोविड की, इसके कितने केसेस हुए, इस सब का जिक्र करता हूं, उसकी सच्चाई आप जानते हैं। अब हर रोज, कल तो एक अखबार के हिसाब से 48,000 केसेस हुए, किसी के हिसाब से 45,000 केसेस हुए, मगर लगभग 50,000 केस पर डे हो रहे हैं। यानी कि मामला गंभीर है और गंभीर बनता जा रहा है। और अब हम 1 लाख केसेस लगभग 2 दिन में कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, पहले 1 लाख केसेस करने में 109 दिन लगे, उसके बाद कोई 15 दिन, फिर 9 दिन, फिर 6 दिन, 5, 4, 3 और अब 2 दिन। इस वक्त पूरी दुनिया में हम नंबर 2 पे चल रहे हैं पर डे केसेस के हिसाब से। अब ये बीमारी वाकई बहुत तेजी से फैल रही है। और आपको ध्यान होगा, परसों जो सीरोलॉजिकल सर्वे आया है दिल्ली के अंदर, फाइनली जिसको इतनी दिन तक दबाने की कोशिश की गई, उस सर्वे में अंततः निकला है कि दिल्ली में 23% लोग कोविड पॉजिटिव हैं। 23% मतलब क्या होगा? दिल्ली में कोई 2.25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, और अगर 23% लोग उसमें से ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, तो आप सोच लीजिए अंदाजन 40 लाख लोग। यानी कि सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से पूरे देश में हम 12 लाख हैं, मगर जब जेन्युइन सर्वे किया गया सब तरह के लोगों का, तो पता लगा कि सिर्फ दिल्ली में 40 लाख है। अब आप सोच लीजिए पूरे देश में क्या स्थिति होगी। दिल्ली में ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 1.25 लाख के करीब लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, जबकि रियलिटी में कोई 40 लाख के करीब। और वो आज की बात नहीं है, आज से 1 महीना पहले इतने लोग थे। ये रियलिटी है, जब दिल्ली के अंदर ऑफिशियली सिर्फ 50,000 केस थे। यानी कि जो ऑफिशियल संख्या है उससे 8 गुना, 80 गुना ज्यादा केसेस दिल्ली में निकले हैं। अब बाकी देश के अंदर सोच के आप अनुमान कीजिए इस वक्त क्या स्थिति होगी। बाकी देशों से, अगर अमेरिका से हमारा आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, उनको पता ज्यादा लग रहा है। हम टेस्ट कम कर रहे हैं, हमें पता कम लग रहा है। इसके बारे में हमें कांस्टेंट निगाह रखने की जरूरत है, और इस इतवार को जब मैं बात करूंगा आपको इसके बारे में और सूचना दूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज की ये बातचीत मुख्यतः कोविड के बारे में नहीं है। आज की बातचीत है मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो चिंता की बात है। हर भारतीय को उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। चिंता की बात क्या है? अचानक परसों यानी कि मंगलवार शाम को पता लगता है, इससे पहले कोई सूचना नहीं, अचानक पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि बुधवार को प्रशांत भूषण के खिलाफ एक अवमानना की पिटीशन के ऊपर सुनवाई होने वाली है। अचानक पता लगता है। यही नहीं, ये भी पता लगता है कि 24 तारीख को यानी कि आने वाला कल सुबह शुक्रवार जो है, वहां सुप्रीम कोर्ट एक और अवमानना के केस की सुनवाई करने वाला है, फिर प्रशांत भूषण के खिलाफ। ये पता लगता है कि दोनों केसेस में वही बेंच है जिसके सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं श्री अरुण मिश्रा। इसका महत्व क्या है? मैं चाहता हूं हम 2, 3, 4 सवालों को अलग अलग टुकड़े में देखें और समझें कि जो हो रहा है वो क्यों चिंताजनक है, क्यों हर हिंदुस्तानी को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पहली बात, आप टाइमिंग देखिए। आपको ध्यान होगा, पिछले 3 महीने से, जब से कोविड का संकट आया है, कोरोना वायरस देश में आया है, सुप्रीम कोर्ट लगभग लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है कि भाई जब बिल्कुल कोई इमरजेंसी केसेस होंगे हम केवल उन्हीं की सुनवाई करेंगे, इसके अलावा किसी कोर्स की सुनवाई हम नहीं करेंगे। इतने बड़े और महत्वपूर्ण केसेस हैं जो कि रोक दिए गए हैं। मसलन देश में इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है जिसके जरिए बिल्कुल गुप्त तरीके से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है, इसके बारे में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सही है, गलत है, मगर इस पे सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में है।
हेबियस कॉर्पस पिटीशन, इतने लोगों ने कहा देश के अलग अलग इलाकों से कि मुझे व्यक्ति का पता नहीं लग रहा। और हेबियस कॉर्पस वो होती है जिसको दनाक से सुना जाता है, सब चीजों को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट उन पे चुप है। यहां तक कि जो मजदूरों की, ये जो माइग्रेंट मजदूर थे, इनकी एप्लीकेशन पर विचार, सुओ मोटो विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 62 दिन लगे थे। पहले पिटीशंस गई, कोर्ट ने कहा, देखा, कहा नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं देखेंगे, जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, क्यों चिंता कर रहे हो। 62 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया। हाँ, कुछ तो हो रहा है, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में जब सब चीजों को रोका हुआ है, कश्मीर के विलय के बारे में, कश्मीर के जो स्टेट का बाइफर्केशन हुआ है और कश्मीर को जो यूटी बना दिया गया है, उसके बारे में एक संवैधानिक सवाल है। आप उसके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन संवैधानिक सवाल तो है, करना ये वैधानिक या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का भी समय नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देखिए हम इमरजेंसी मोड में है, इस वक्त हम बिल्कुल ऐसी चीजों को सुनेंगे जो या तो बहुत इंपॉर्टेंट है या एकदम इमरजेंसी जिसकी है, जिसको अभी एकदम हैंडल करना है। वैसे में सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को सुनता है। अचानक एक पिटीशन आती है और प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए हैं। उन ट्वीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट बाकी सब चीजों को साइड में करके कहता है इन ट्वीट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट सवाल टाइमिंग का सोचिए। कल सुबह जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है वो कब का केस है? 2009 का केस है। 2009 में प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू दिया था तहलका मैगजीन को, तब केस फाइल हुआ था, तब सुनवाई हुई। उसके बाद 2012 में सुनवाई हुई। 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट को सुनने का समय नहीं मिला है। ऑर्डिनरी समय में 8 वर्ष से उस केस की कोई हियरिंग नहीं हुई है। कोर्ट ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। अब अचानक उस केस को वहां से बाहर निकाला गया है। क्यों? किसके कहने पे? क्या इमरजेंसी थी? क्या अर्जेंसी थी? 8 साल बाद, और वो भी तब जबकि 8 साल पहले उस वक्त स्वर्गीय राम जेठमलानी प्रशांत भूषण के वकील की हैसियत से वहां खड़े हुए थे। उस वक्त राम जेठमलानी ने कहा था इसके अंदर एक संवैधानिक सवाल है, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजिए। कोर्ट ने उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दिया, तब से रुका हुआ है। 8 साल पुराना केस अचानक उठा के 3 दिन बाद लगाया गया। अब ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? जब किसी संस्था में हो, पुलिस थाने में ऐसा हो, तो आप क्या इसका निष्कर्ष निकालते हैं? ये ना कि कोई खुंदक है। सामान्य निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई अचानक आप इतना पूरा, चलिए ट्वीट वाला मामला तो आप कह सकते हैं कि 3 हफ्ता पहले प्रशांत भूषण ने लिखा था, कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया, 3 हफ्ता पुरानी बात है। मगर ये 11 साल पुरानी बात अचानक कैसे आ गई? मोटी बुद्धि से इसमें तो यही लगता है कि किसी ने फैसला किया है कि प्रशांत भूषण को सबक सिखाना है। क्यों फैसला किया है? नेता परेशान हो प्रशांत भूषण से समझ आता है, जुडिशरी इसमें क्यों है? तो ये सवाल था टाइमिंग का। अब दूसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूं, किस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है। मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुओ मोटो का मतलब होता है कोर्ट अपने आप से, कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी पिटीशन का इंतजार करे। अगर कोई मामला बहुत बड़ा है तो कोर्ट कह सकता है कि हम अपने आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान, हमने देखा हम संज्ञान लेते हैं। आपको सूचना किसने दी? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, हमारे पास एक पिटीशन आई। कब आई? 9 जुलाई को आई। उस पिटीशन के आधार पर हमने स्वतः संज्ञान लिया। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है स्वतः संज्ञान लिया? क्योंकि कानून कहता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन होती है तो कोई व्यक्ति अपने आप फाइल नहीं कर सकता। मैं सीधे नहीं कह सकता कि फला व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उसके लिए भारत के अटॉर्नी जनरल को उसमें हाँ करनी पड़ती है कि हाँ, मेरे को भी लगता है कि इसने किया है, तब जाके कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। ये तो था नहीं। पिटीशन भी है और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान दिया। चलिए टेक्निकल बातें वकीलों पे छोड़ते हैं, मैं कौन सा वकील। ये है पिटीशन, ये 8-9 पेज की पिटीशन है। ये एक गुना के लॉयर साहब हैं, उन्होंने ये पिटीशन जारी की है। माहेश्वरी साहब नाम है उनका।
जिन्होंने महक माहेश्वरी जी वकील हैं गुना में, वो स्वयं कहते हैं कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के चेले हैं। मैं नहीं कहता, वो स्वयं कहते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल अधिकार है, जब मेरा अधिकार है विरोध करने का, उनका अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उनकी पिटीशन है। वक्त होता तो मैं आपको पूरी पिटीशन पढ़ के सुनाता और इसकी अंग्रेजी भी आपको पढ़ के सुनाता। आप चाहें तो कुछ दो चार आपको हिस्से, मतलब इस पिटीशन में प्रशांत भूषण को हर कहा गया है, यानी कि महिला। ये भी उन्हें शायद पता नहीं कि प्रशांत भूषण पुरुष है या महिला है, या शायद अंग्रेजी नहीं जानते कि ये लिखा है। That Prashant Bhushan is a lawyer by profession in public life, an influential person due to her profession. लिखा है, this tweet is of serious nature, putting a big question on sovereign function of CJI and their abiding nature to the Constitution of India. इसका भगवान जाने मतलब क्या बनता है। और ये पहला, बिल्कुल पहले ही शुरुआत में ही ये पिटीशन के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। फिर पिटीशन में लिखा है कि आपने सीजेआई, प्रशांत भूषण ने अपनी ट्वीट करते समय सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ ऑनरेबल क्यों नहीं लिखा। और मजे की बात ये है कि ये अपनी पिटीशन के अंदर सीजेआई को बिना ऑनरेबल किए लिखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इतनी, मतलब सच कहूं इतनी नॉन सीरियस, इतनी वाहियात बातें। मैंने इस पे ट्वीट भी किया था, पूरी सिर्फ इस पिटीशन को करके इसको अंडरलाइन कर करके मैंने दिखाया था कि ये कह क्या रहे हैं। ये कहते हैं कि पिटीशन इसलिए बुरी है क्योंकि वो कहते हैं कि प्रशांत भूषण का जो ट्वीट है, और ये पिटीशन केवल और केवल एक ट्वीट के बारे में है कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस माननीय बोबडे जी के विरुद्ध की एक फोटो ट्वीट करते हुए प्रशांत भूषण ने एक टिप्पणी की है जो बहुत अमानवीय है। अमानवीय है, भद्दी है, अभद्र है, आप कह सकते हैं, अमानवीय है, इनह्यूमन है। मैं तो समझता नहीं इन चीजों का मतलब क्या बनता है। तो वो कहते हैं कि ये इतनी खराब, ये ट्वीट प्रशांत भूषण का इतना गड़बड़ है क्योंकि इससे चीफ जस्टिस की सॉवरेन फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा, उनकी अबाइडिंग नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति उनकी जो कमिटमेंट है चीफ जस्टिस की, उस पर फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रशांत भूषण को महिला बताते हैं, वो कहते हैं कि such remarks will seriously affect in knowing the character and independent appearance of the honorable CJI. कई बातें कहते हैं, सिर्फ एक मोटी बात ये, जिस भी व्यक्ति ने पढ़ा है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, प्रशांत भूषण का दोस्त हो दुश्मन हो, चीफ जस्टिस के पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर व्यक्ति हंसता है। जो लॉ जानने वाले लोग हैं उनमें से दो चार ने लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप प्रशांत भूषण के खिलाफ केस करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह की पिटीशन को आप एक गरिमा मत दीजिए। आप कहिए कि हाँ हमने ट्वीट देखा, हम इसके खिलाफ केस कर रहे हैं। आप इसको एक गरिमा क्यों प्रदान कर रहे हैं इस तरह की चीज को। सामान्यतः कोर्ट में अगर इस तरह की पिटीशन दी जाए, मैंने देखा है कोर्ट के अंदर कई जजेस तो फेंक देते हैं, अरे तुम्हें लिखना नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट में चले आए हो, मुद्दा क्या है, कहो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, या एक सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं कि लिख के आना सीखिए उसके बाद बात करेंगे। उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब बातों को छोड़ के, जिस समय वो केवल और केवल अति महत्वपूर्ण और अति अर्जेंट केसेस को देख रहा है, उस समय इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। ये पिटीशन उपलब्ध है, लाइव लॉ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां जाके देख सकते हैं। हमने इसके कुछ पेजेस ट्वीट किए हैं, आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ के स्वयं बताइएगा कि आपके ख्याल से ऐसी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को समय लगाना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये पिटीशन किस बेंच के पास जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है कि वो किसी भी बेंच के सामने भेजे, मगर क्या विचित्र संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मान के चलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, वो इस पिटीशन को लगाते हैं माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी की बेंच के सामने। क्या दिक्कत है इसके अंदर? उसमें दो और जज हैं, गवाई साहब हैं और एक सूर्यकांत जी, दो और जज हैं, 3 जजेस की बेंच है जिसके सामने केस लगता है। क्या गड़बड़ है?
गड़बड़ ये है कि अरुण मिश्रा जी का, माननीय न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी जो है, उनका प्रशांत भूषण जी के बारे में बहुत जग जाहिर ओपिनियन है, जो एक बार नहीं एक से ज्यादा बार खुले कोर्ट में बोल चुके हैं। ये कैसे शुरू हुआ? शुरू हुआ जब वो बिड़ला सहारा वाला केस था, याद है आपको? बिड़ला सहारा का केस था, सन 1915 के अंदर ये केस हो रहा था। केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस समय चीफ जस्टिस थे खेर साहब। सो खेर साहब के सामने वो केस आया था, बेंच थी, बेंच के अंदर माननीय अरुण मिश्रा जी भी थे, माननीय खेर साहब भी थे, और प्रशांत भूषण जी ने जाके उस बेंच के सामने एक बात सीधी कही। प्रशांत भूषण जी ने कहा था जस्टिस खेर को कि सर, आप अभी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं, आप मुख्य न्यायाधीश बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका फैसला सरकार को करना है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में आपकी फाइल पड़ी है। इस समय यदि आप प्रधानमंत्री से डील करते हुए कोई केस लेंगे तो ये उचित नहीं होगा। अब मुझे आपकी ईमानदारी पे संदेह नहीं है, लेकिन जनता की निगाह में ये ठीक मैसेज नहीं जाएगा कि जिस व्यक्ति की फाइल प्रधानमंत्री के ऑफिस में पड़ी है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की ईमानदारी के बारे में फैसला दे। जब प्रशांत जी ने ये बात कही कोर्ट में, और मैं सलाम करता हूँ प्रशांत जी की, अगर मैं कुछ चीजों पे इज्जत करता हूँ तो उसमें ये कि उस व्यक्ति में ये साहस है कि वो आंख में आंख डाल के बता सकते हैं कि देखिए ये अनुचित है, ये काम किसी भी तरह से ठीक नहीं दिखाई देगा। मैं भी मानता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं था इस तरह का काम करना। उस समय जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि स्वयं उस बेंच में थे, उन्होंने कहा कि तुम कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हो। ये बात अखबारों में रिपोर्ट की गई। जस्टिस अरुण मिश्रा ने बिल्कुल ओपनली ये बातें कही। यही नहीं, ठीक उन्हीं दिनों जबकि बिड़ला सहारा केस को ये बेंच एग्जामिन कर रही थी, और आपको ध्यान होगा बिड़ला सहारा केस में जो आरोप थे उस आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो इसलिए मैं केवल आरोप कहूंगा। उस समय जिन लोगों पर आरोप थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनका नाम उन कागजों में था। उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसमें कई कांग्रेसी नेताओं का भी नाम था, दूसरी पार्टियों के नेताओं का भी नाम था। जब ये बेंच उस पर विचार कर रही थी, ठीक उसी समय ग्वालियर में माननीय अरुण मिश्रा जी के परिवार में किसी की शादी थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के वो जज जो कि उस समय उनके केस को एग्जामिन कर रहे थे, वो शादी में उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। प्रशांत जी ने इस फोटो को ट्वीट कर दिया और कहा कि ये तो ठीक नहीं है। जब वही जज इस केस के अंदर एग्जामिन कर रहे हैं, मैं जज हूं, मैं आपके मामले को एग्जामिन कर रहा हूं कि आपने अपराध किया या नहीं किया, और उसी दिन आप मेरे यहाँ शादी पे आते हैं और मैं आपको शादी पे आमंत्रित करता हूं और मैं आपके साथ फोटो खिंचवाता हूं, तो उचित नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जज बेईमानी कर रहे हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं मानना चाहिए क्यों बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन एक जनता को क्या मैसेज जाता है। और ये चीज अखबारों में छप रही है कि माननीय न्यायाधीश जी उनके घर गए, प्रशांत जी ने इस बात को ट्वीट किया और कहा कि ये तो उचित नहीं लगता। उसके बाद से जस्टिस मिश्रा की तरफ से प्रशांत जी जब भी कोर्ट में अपीयर होते हैं, उनके बारे में कई बार, एक बार नहीं कई बार जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रशांत जी के बारे में टिप्पणी की है। उनको एक और बार कहा कि तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। यहां तक कि ये शायद 1.5 साल पहले की बात है, जब प्रशांत जी पे एक दूसरा कंटेम्प्ट का मामला आना हुआ, जब वेणुगोपाल जी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने प्रशांत जी के खिलाफ एक मुकदमा नहीं, एक केस किया था। उस समय प्रशांत जी ने लिखकर कोर्ट में दिया था कि इस केस के अंदर माननीय अरुण मिश्रा जी इस पे बेंच पे न बैठे, रिक्यूज करने का मतलब होता है जज से प्रार्थना की जाती है कि आप कृपया इस बेंच में न बैठिए, क्योंकि मेरे मन में, जो वादी है उसके मन में एक भय है, आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये बात प्रशांत भूषण ने शायद 1.5 साल, मेरे को एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है, मगर ये केस 1-1.5 साल पहले आया था। प्रशांत जी ने लिखकर कोर्ट को प्रार्थना की थी कि कृपया मेरा ये मामला अरुण मिश्रा जी न सुने, वो कृपया इस पे रिक्यूज करें। उन्होंने प्रार्थना की थी, कहा था मैं आपकी इंटीग्रिटी पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा इस बात पे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ये तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, मैं इसके बारे में तुमसे पूछूंगा। मैं अभी कुछ जज नहीं कर रहा,
मैं नहीं कह रहा प्रशांत भूषण सही है, मैं नहीं कह रहा जस्टिस अरुण मिश्रा गलत है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जस्टिस अरुण मिश्रा की एक हिस्ट्री रही है प्रशांत भूषण जी के साथ। उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स पास किए हैं। ऐसे में आप ही बताइए, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में 32 जज है, प्रशांत भूषण के खिलाफ एक शिकायत आती है, ले देकर ढूंढ कर केवल और केवल जस्टिस मिश्रा की बेंच में दिया जाएगा। उसमें 2 और जज हैं जिनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, करनी चाहिए नहीं, लेकिन सीनियर मोस्ट जज तो मिश्रा जी हैं। उन 32 जज में क्या केवल और केवल अरुण मिश्रा जी ही मिले जो कि इस केस पे निर्णय देंगे, जबकि वादी प्रशांत भूषण लिख के रिक्वेस्ट 2 साल पहले कर चुका है, कृपया मुझे इनके कोर्ट में मत भेजिए, क्योंकि मेरे को आशंका सच हो सकती है, आशंका बिल्कुल झूठ हो सकती है, लेकिन आशंका तो है ना। क्यों गया? सिर्फ वही केस नहीं, ये ट्वीट वाला केस ही नहीं गया, वो 8 साल पुराना केस, यानी कि 11 साल पुराना केस जिसकी 8 साल से सुनवाई नहीं हुई है, उसकी फाइल को झाड़ के कहीं से निकाला गया और वो केस भी जस्टिस अरुण मिश्रा को दिया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा अभी 1.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। कहीं अजीब नहीं लगता? अचानक प्रशांत भूषण के खिलाफ 2 मामले होते हैं, दोनों एक ही बेंच को दिए जाते हैं। वो बेंच व्यस्त है, कल वो बेंच बिजी थी क्योंकि उस बेंच के सामने ये जो उसका मुकदमा आने वाला था, ये जो माइग्रेंट लेबर है उनके बारे में क्या उनकी स्थिति है, क्या होना चाहिए, वो मुकदमा उनके सामने आने वाला था, लेकिन उसको शेल्फ कर दिया गया है। जो कल इस बेंच को, और उसमें प्रशांत भूषण जी वकील थे, प्रशांत भूषण जी तो सामान्यतः गरीबों का, मजदूरों का ये सब मुकदमे करते हैं, कल वो मुकदमा आने वाला था, लेकिन आज पता लगा है कि नहीं, वो जो माइग्रेंट वर्कर्स वाला मुकदमा, इतना महत्वपूर्ण मुकदमा जो चल रहा है, उसको मंडे को कर दिया गया है। ये प्रायोरिटी है। 8 साल पुराना मुकदमा निकालकर ठीक उसी बेंच को दिया गया है जिसके मुख्य न्यायाधीश, जिसके सबसे सीनियर जज के बारे में प्रशांत भूषण पब्लिक में टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बारे में लिख के बोल चुके हैं। हो सकता है प्रशांत भूषण का कहना बिल्कुल गलत हो, आप मान लीजिए एक क्षण के लिए कि प्रशांत भूषण का संदेह एकदम झूठा है, जस्टिस अरुण मिश्रा के मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, उनके मन में कोई खुंदक नहीं है, वो केवल न्याय और न्याय करेंगे। लेकिन बार बार कोर्ट क्या कहता है, दुनिया भर में न्याय का क्या असूल है? न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन।